हेलो साथियों, आप सभी का आरएमडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी क्वेश्चन पेपर 2022 जो 2022 में एग्जाम हुआ था। तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे मैथ का पोर्शन आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, जो है स्टार्ट करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2022 क्वेश्चन पेपर क्या है? आरआरबी ग्रुप डी 2022 क्वेश्चन पेपर 17 अगस्त 2022 शिफ्ट 1। तो जो 17 अगस्त 2022 के जो क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 1 में, तो उसमें आज हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चन जो है वो तो देखेंगे मैथ का। तो 17 अगस्त 2022 में जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर था, तो उसमें जितना भी मैथ का क्वेश्चन आया था आज हम उसी को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु में
देखिए क्वेश्चन क्या है, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले आपको हम बता दें आप लोगों को कि मान लीजिए किसी के पास बुक है या नहीं है, तो इसलिए पहले हम ब्लैक बोर्ड पे जो है क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। एकदम बढ़िया समझिएगा, एकदम फुल कॉन्सेप्ट समझाएंगे। बस थोड़ा टाइमिंग जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि भाई बस क्वेश्चन लिखेंगे तब फिर बताएंगे, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, बाकी अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए आइए शुरुआत देखते हैं। कह रहे दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। एक हो गया बड़ा और एक हो गया छोटा। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी ही। मान लीजिए 5 वर्ष पहले छोटे व्यक्ति की आयु एक्स थी, तो बड़े व्यक्ति की कह रहा है छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। छोटे व्यक्ति की आयु मान लीजिए एक्स हो गया, तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना बड़ा व्यक्ति को हो गया, तो 3x हो गया। 5 वर्ष पहले छोटे व्यक्ति की आयु जो है एक्स थी, इसका 3 गुना बड़ा हो गया, बड़ा वाले को हो गया। अब कह रहा है दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। ये क्या है, 5 वर्ष पहले, ये हमारा 5 वर्ष पहले की इनकी आयु है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ये वर्तमान आयु 5 वर्ष पहले, इसकी 5 वर्ष पहले इसकी एक्स थी और जो है इसकी जो है 3x थी। अब हमको पहले से वर्तमान माना है, तो 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, वर्तमान हो गया। ये 5 वर्ष पहले इसकी एक्स थी, इसका 3 गुना बड़े वाले को हो गया 3x। अब 5 जब इसमें हम जोड़ देंगे तो हमारा ये इनकी जो आयु हुई ये वर्तमान आयु हो गई। अब इन्हीं कह रहा है दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, तो अब इनकी आयु में, यानी कि इन दोनों व्यक्तियों की आयु में जो अंतर है वो क्या है, 30 वर्ष का अंतर है। वो भी अंतर कैसा है, वर्तमान आयु में अंतर है ये, ना कि पहले की, वर्तमान आयु में अंतर है ये। तो देखिए अब अंतर मतलब घटा दीजिए, 3x+5 माइनस x प्लस 5, अंतर दिया है आपको कितना, 30। अब यहाँ ब्रैकेट खोल दीजिए इसको, 3x+5 माइनस x माइनस प्लस माइनस, इस माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, बराबर 30। तो 3x में एक x घट गया, 2x, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस प्लस 0 हो गया। क्या हो गया, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस 0 हो गया, तो 2x बराबर 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15। अब पूछ क्या रहा है, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु, छोटा व्यक्ति ये है, ये 5 वर्ष पहले एक्स थी, अब 5 वर्ष बाद ये वर्तमान ये है, इसमें जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो गया, एक्स वैल्यू कितना दिया आ गया, 15, 15 प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 20 वर्ष। क्या हो गया, 20 वर्ष। तो आप लोग देखिए समझिए इसको, ध्यान फिर से एक बार सुनिए।
तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 15। फिर से एक बार समझ लीजिए, कह रहा है 5 वर्ष पहले इसकी x थी, इसका 3 गुना बड़ा वाला था, तो इसका 3x हो गया। अब हमको आना है वर्तमान में, तो वर्तमान में आने के लिए 5 इसमें हम जोड़ देंगे। 5 वर्ष पहले की आयु है x, तो इसका 3x, 5 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया x प्लस 5, यहाँ हो गया 3x प्लस 5। अब इन वर्तमान आयु का अंतर, जो अंतर दिया है 30, ये वर्तमान आयु का अंतर दिया है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे 30 आ गया। अब यहाँ पे जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये प्लस में और ये माइनस में है, तो 5 5 कट के 0 हो जाएगा। 3x में से 1 x कट जाएगा, 2x, 2x बराबर आपके दिया है 30, तो 1x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो कह रहा है छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो छोटे व्यक्ति की जो वर्तमान आयु है आपका ये है, तो x की वैल्यू कितना आया है 15 आया है, तो 15 प्लस 5 20 वर्ष, तो आंसर कितना हो गया 20 वर्ष। अच्छे समझिएगा, जहां कोई दिक्कत हो कमेंट में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। देखिए, ये कह रहा है वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसका जो है एचसीएफ याद करना है। एचसीएफ देखिए, 5 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 500 प्लस 25, 525 और यहाँ पे 735 सेंटीमीटर और यहाँ पे 490 सेंटीमीटर। एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ निकालने की यहाँ 5 डिवाइड कीजिए, 5 का 5, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7। यहाँ भी इसे कर दीजिए। यहाँ 3 से 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 चौको 20, 5 9 45, फिर 7 से 7 एकम 7, यहाँ 2 से कर दीजिए। यहाँ 5 से कर दीजिए, 5 चौको 20, 5 9 45, 7 7 49, 7 एकम 7। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? एचसीएफ हो जाएगा आपका
जो सब में कॉमन हो, 5 यहाँ भी कॉमन है, 5 यहाँ भी कॉमन है, 5 यहाँ भी कॉमन है, तो 5 निकाल लीजिए गुणे में। आपका यहाँ 7 भी कॉमन है, यहाँ भी 7 कॉमन है, यहाँ भी 7 कॉमन है, यहाँ 7 हो गया। अब देखिए 3 यहाँ है लेकिन यहाँ 3 नहीं है। 5 एक यहाँ है, 5 एक जगह ही है, तो क्या हो जाएगा, 7 पचे 35। 35 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। इसमें कुछ नहीं करना था, जो यूनिट दिया है यूनिट को चेंज कर दीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके एचसीएफ निकाल दिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कहे अधिकतम संभव लंबाई क्या है, तो हमेशा एचसीएफ निकाला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। बोर्ड मास पर आधारित एक क्वेश्चन है। 27/3 माइनस 27 इंटू 0 प्लस में 1 का मान ज्ञात कीजिए। का मान क्या होगा। बस सिंपल क्वेश्चन है। बोर्ड मास का रूल आप लोग जानते ही हैं। बोर्ड मास, यहाँ पे ब्रैकेट, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटाते हैं, फिर मझिला वाला ब्रैकेट हटाते हैं, फिर सबसे ये बड़ा वाला ब्रैकेट हटाते हैं। वो का मतलब आप होता है, आप मतलब हिंदी में का होता है। डी का मतलब डिवाइड होता है, क्या होता है, डिवाइड मतलब भाग देना होता है। एम मतलब मल्टीप्लाई गुणा, एक मतलब ऐड जोड़, एस मतलब माइनस। तो बस उसी पर आधारित क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ब्रैकेट तो कोई है नहीं, आप तो कोई है नहीं, डी डिवाइड पर करिए, करिए यहाँ पे 27/3 माइनस 27 गुणे 0 प्लस 1। तो सबसे डिवाइड कीजिए, 3 9 27, यहाँ 9 हो गया, माइनस फिर मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 0 27 में 0 गुणा करके 0 हो जाएगा, प्लस में 1। अब जोड़ दीजिए, ये प्लस में है आपका, ये यहाँ प्लस में है, ये एक 9 1 10 हो गया, 10 माइनस 0 बराबर 10। आंसर हो गया आपका, हो गया 10, आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं था, बोर्ड मास का जो है, बोर्ड मास का नियम लगाना था इसमें जो है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तरफा यात्रा के दौरान, चौथा क्वेश्चन है, दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत आयु, गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय जाते समय
प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो लौटते समय उसकी चाल क्या है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर पर आवर है यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करता है, तो लौटते समय उसकी चाल। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, यह कह रहा है एक स्थान पे हम जा रहे हैं, अब जो जा रहे हैं तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से नहीं उसकी औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी लौटते समय चाल। मान लीजिए, देखिए समझाते हैं आप लोगों को। मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है, ठीक। ए का घर यहाँ है, बी का घर यहाँ है। मान लीजिए ए है, मान लीजिए इसका घर यहाँ पे है, ठीक, और यहाँ पे जो है उसका ऑफिस है। क्या है ये? ऑफिस है। मान लीजिए इस पॉइंट पर ए का घर है और इस पॉइंट पर ए की जो है ऑफिस है, तो ए जो जा रहा है इधर किस चाल से जा रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस ऑफिस से फिर अपने घर आ रहा है। वही पूछ रहा है लौटते समय उसकी चाल क्या है। और क्वेश्चन में दिया है जाने का और आने का, यानी कि जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आ रहा है मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों को जो आने और जाने की जो औसत चाल दिया है वो दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है जा तो रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और वापस किस किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है जिससे उसकी औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत चाल मतलब आने और जाने का दोनों मिला के औसत चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम आप लोग को बताते हैं। पहले हम आप लोगों को फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे, जब डिटेल पढ़ाएंगे तो वहाँ जो है पूरा डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाएंगे। इसका फार्मूला होता है औसत चाल बराबर 2xy बटे में x प्लस y। यही फार्मूला लगा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ये फार्मूला कब लगेगा? जब व्यक्ति के द्वारा दूरी एक निश्चित हो, यानी कि ए का यहाँ पर घर था, यानी कि ए का यहाँ घर था, मान लीजिए बना देते हैं, और घर यहाँ पे ऑफिस। तो ए के घर से ऑफिस के बीच की दूरी निश्चित है, यानी कि जितना दूरी इसको जाने में जितना घर से ऑफिस पहुंचने में जितना दूरी तय कर रहा है उतनी ही दूरी ऑफिस से घर आने में ही तय कर रहा है। तो आपकी दूरी निश्चित हुई ना कि हाँ मैं जितना दूरी गया उतना ही दूरी जो है वापस अपने उसी स्थान पर आ गए। इसको कहा जाएगा निश्चित दूरी। अब कह दिया जाए मान लीजिए कि ये घर से जो है गया, घर से मान लीजिए इसको जो है घर यहाँ है
और मान लीजिए जो है ऑफिस जो है यहाँ पे है, ठीक। और इसको जो है जिग जैग में जाना हो, सीधे जाकर ना जाए, जिग जैग में ऐसे 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 ऐसे, मतलब जिग जैग में हो। तो जब दूरी जिग जैग में होगी और निश्चित दूरी नहीं होगी, तो वहां पे फिर ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ये फार्मूला कब काम करेगा? जब दूरी निश्चित हो, यानी कि आप जितना दूर जाएं उतना ही दूर वापस आएंगे, तब ये फार्मूला काम करेगा। ये नहीं कि आप 10 किलोमीटर गए और वापस आप 15 किलोमीटर आ रहे हैं, तब ये फार्मूला काम नहीं देगा। यानी कि जितना दूरी आप चलिए, जितना किलोमीटर उतना ही वापस आइए। यानी कि 10 किलोमीटर आप जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर वापस आइए, तभी ये फार्मूला आपको लगेगा। यदि मान लीजिए आप 10 किलोमीटर गए, 25 किलोमीटर वापस आए, तो फार्मूला ये नहीं लगेगा। यानी कि दूरी सेम होनी चाहिए। तो रख दीजिए, औसत चाल दिया आपको 15 किलोमीटर। टू एक्स का मान लीजिए कितना 20 दिया है, और वाई पे वाई रख दीजिए, और यहाँ पे एक्स का मान 20 प्लस में वाई, तो इसका गुणा कर दीजिए, त्रियक गुणा, इसको क्या बोलते हैं? त्रियक गुणा। तो कितना हो गया? 15 दूनी 30, 300 हो गया, प्लस यहाँ 15 वाई हो गया, और यहाँ पे 40 वाई हो गया। तो इसको घटा दीजिए, 300, अब ब्रैकेट में 40 वाई है, तो उधर जाएगा तो 15 माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 300 बराबर 25 वाई, ठीक। तो 25 वाई बराबर आपका 300 हो गया। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? भाग दे दीजिए, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 12 किलोमीटर प्रति आवर। वह किस चाल से वापस आ रहा है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है, और यहाँ आंसर 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एकदम ध्यान से समझिए, जो ना है कमेंट कीजिए, बाकी पूरा क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पांचवा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है, और एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 है। कितना है? 42। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा? ठीक, क्या कह रहा है? यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान। कुछ इसी फार्मूला रखिए, इस पे आंसर सीधा आ जाएगा। एक्स प्लस वाई, यहाँ पे फार्मूला रख दीजिए सीधा आप, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। बस कुछ नहीं करना है, रख दीजिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11 का, यानी कि 11 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी, यानी कि एक्स वाई वाई जेड प्लस इसका मान कितना दिया है? 42 दिया है। कितना दिया है?
42 दिया है। तो 11 अगर हमें 121 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 42 दूनी 84, यहाँ मल्टीप्लाई चिन्ह है, 42 दूनी 84 हो गया आपका। इसको इधर ला दीजिए, 121 माइनस 84 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कितना हो गया आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 11 में 4 गया 7, 11 में से 8 गया 8 3 11 37। कितना हो गया? 37 आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 37। तो आपके इसका आंसर कितना हो गया? 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू अकेले कार्य को क्रमशः 9 दिन 12 दिन पूरा कर सकते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक करके एक दिन छोड़ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखने में जो है समय खराब हो रहा है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, मान लो जिसके पास बुक नहीं है वो इसी से काम चला लेगा। देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू एक अकेले कार्य को क्रमशः इतना दिन में, पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? कह रहा है पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? यहाँ एक शब्द है एक एक करके, ये है एक एक दिन छोड़ के, यानी कि पहले दिन हम करेंगे, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा, फिर पांचवें दिन ए करेगा और छठवें दिन बी करेगा। इसी तरीके एक एक दिन छोड़ छोड़ के कार्य। देखिए यहाँ पी है और यहाँ क्यू है, इसका पी 9 दिन में, क्यू जो है 12 दिन में, तो इन दोनों का जो है एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 9 चौको 36, 12 3 है 36। एलसीएम में क्या है? एलसीएम
एलसीएम आपका पूरा कार्य है, यानी कि पूरा कार्य कितना है, हमको कितना कार्य करना है, पूरा कार्य हमको 36 करना है। ठीक, पूरा हम क्या कार्य क्या करना है, एलसीएम आपका जो ये एलसीएम 36 आया है, एलसीएम ही हमारा पूरा कार्य है, तो हमको पूरा जो है 36 कार्य करना है। और एक दिन में ये 4 कार्य कर रहा है और एक दिन में जो है पी जो है 3 कार्य कर रहा है। और यहाँ कह रहा है एक एक दिन छोड़ के कार्य। यदि क्यू से शुरुआत करते हैं, यानी कि शुरुआत जो करता है पहले क्यू करेगा। देखिए, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, शुरुआत कहाँ से हो रही है, क्यू से हो रही है, क्यू से जो है शुरुआत हो रही है। तो पहले कौन करेगा 3 कार्य, पहले दिन 3 कार्य जो है क्यू कर लेगा, पहले 3 कार्य क्यू कर लिया, फिर दूसरे दिन कौन करेगा, पी करेगा 4 कार्य, फिर तीसरे दिन कौन करेगा, फिर क्यू करेगा 3 कार्य, फिर चौथे दिन कौन करेगा 4 कार्य। इस तरीके एक दिन में एक ही व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो 2 दिन में कितना कार्य हुआ, 4 + 3 = 7 कार्य। कितना कार्य, 7 कार्य, यानी कि 2 दिन में कितना कार्य हुआ, 7 कार्य हुआ। तो टोटल कार्य कितना है, 36 है। और उनकी क्षमता कितना है, 4 3 7, 4 3 7, तो 7 × 5 = 35, कितना हो गया, 35। और यहाँ पे आप देखिए 2 दिन में 7 कार्य किया है, कितना कार्य, 2 दिन में 7 कार्य किया है। तो हम्म, 2 दिन में 7 कार्य किया है, तो यहाँ 5 दिन, तो इन दोनों की क्षमता कितना हो गया, 7 हो गया। तो इससे जो भाग देंगे 7 × 5 = 35, एक बचा है अभी, कितना बचा है, यहाँ पे एक बचा है अभी, और ये 5 आया है। अब इसका 5 का क्या होगा, 5 × 2 = 10 दिन, क्या हो गया, 10 दिन। यहाँ 2 से गुणा इसलिए किए हैं कि यहाँ ये 2 दिन का कार्य 7 है, तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 दिन हो गया। तो और अब यहाँ पे 10 दिन में आपका कितना कार्य हुआ, समाप्त हुआ, 35। तो अभी हमारा एक कार्य बचा है, कि टोटल 36 कार्य है ना, एक कार्य बचा है। तब एक कार्य कौन करेगा, जो शुरुआत किया था, शुरुआत कौन किया था, क्यों किया था। तो क्यों क्या है, ये 3 है, इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। ये कितना हो गया आपका, 10 सही। क्षमता हमेशा नीचे रखा जाता है, क्या रखा जाता है, क्षमता हमेशा नीचे रहेगा। तो क्यू की क्षमता कितना है, अब कार्य कितना बचा है, एक कार्य बचा है, क्षमता हमेशा क्या हो गया, 3, तो कितना हो गया, तो पूरा कार्य 10 सही 1/3 दिन में आपका समाप्त होगा। तो पूरा कार्य कितने दिन समाप्त होगा आपका, 10 सही 1/3 दिन, ये हो जाएगा। क्षमता हमेशा नीचे आएगा और जो कार्य है उस वो हमेशा ऊपर रहेगा। 10 सही 3 दिन आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए एक क्वेश्चन फिर बोर्ड मार्क्स नियम से है। एक क्वेश्चन फिर आपका जो है बोर्ड मार्क्स नियम पर आधारित है। 25.19 गुणे 3 प्लस में 4.41 माइनस में 0.9 बराबर क्वेश्चन। देखिए क्या करना है भाई, बोर्ड मार्क नियम लगाइए। सबसे पहले यहाँ क्या है, गुणा होगा, इसका गुणा करिए। 9 3 27, 3 एकम 3 2 5, 25 3 75 प्लस में 4.41 माइनस 0.9 जोड़ दीजिए। 7 1 8 5 4 9 प्लस 5 4 9 और ये 7, 79.98। देखिए 9 त्रिक 27, 3 एकम 3 2 5, 3 5 15, 3 2 6 7 प्लस इतना इतना इतना। ठीक, इसको जोड़ दीजिए तो 1 7 1 8 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 5 9, और यहाँ पे 7, अब माइनस में हो जाएगा 0.9। ठीक, बस हटा दीजिए। देखिए 79.98.9 यही माइनस करना है, माइनस कर दीजिए। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 79 हो जाएगा। कितना आ गया आंसर आपका? 79.08। यहाँ विकल्प देख लीजिए। विकल्प में कहा है ए में 95 है, बी में 100 है, सी में जो है 78 है, और डी में जो है 62 है। और कहा भी है निकटतम कह रहा है। क्या कह रहा है? निकटतम लगभग मान बताइए। निकटतम लगभग में कह रहा है। क्या कह रहा है? लगभग में कह रहा है। तो लगभग में बताइए इसमें कौन है? 79 के निकटतम कौन है? 78 आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, ये भी। 79 डिफरेंट में कह रहा है तो ये 78 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर एग्जैक्टली आपका ये आएगा, लेकिन लगभग में पूछा है, लगभग में पूछ रहा है तो आपके यहाँ ऑप्शन नंबर 78 दिया, 78 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः इतना था, 4 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा। साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखिए 8वां। एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक, एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात
अनुपात 5:6 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। 6:7 हो जाएगा साकेत की वर्तमान आयु क्या है? साकेत की वर्तमान आयु या साथियों एक बात बता दें कि राइटिंग से आप लोग बहुत विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा। धीरे धीरे राइटिंग में सुधार हो जाएगा। यार राइटिंग थोड़ा जो है पुअर है, लेकिन आप राइटिंग में मेन जो है कंटेंट पे ध्यान दीजिए। राइटिंग धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। कह रहा है 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु क्रमशः अनुपात 5:6 के अनुपात में था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा। 1 वर्ष पूर्व कह रहा है, ठीक। तो यहाँ बना लीजिए साकेत और ये हो गए आपके तिलक जी, ठीक। ये हो गए साकेत, ये हो गए तिलक जी। कह रहा है 1 वर्ष पूर्व, यानी कि पूर्व मतलब वर्तमान आयु से 1 वर्ष पहले। मान लीजिए आज हम 10 साल के हैं, तो 1 वर्ष पहले कितने साल के थे? 9 वर्ष के थे। वही कह रहा है वर्तमान आयु के 1 साल पहले। मान लेते हैं वर्तमान आयु इनकी साकेत की x है, तिलक की y है। मैं अपने मन से मान लेता हूं, ठीक। साकेत की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु है मित्र, देखिए ये वर्तमान है, वर्तमान। तिलक की y है और उनकी x है, ये वर्तमान आयु। इसके पूर्व की कह रहा है। पूर्व मान लीजिए आज हम 10 साल के हैं, तो 1 वर्ष पहले कितने साल के? 9 थे। तो 10 में से 1 घटाए है ना, तो इसे यहाँ भी घटेगा। 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक। वर्तमान से हम घटा देंगे। यह अनुपात इतना था, क्या था? अनुपात कितना था? 5:6 था, ठीक। 4 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान आयु से 4 वर्ष बाद, यानी कि आज हम 10 साल के हैं, 4 वर्ष बाद 14 साल के हो जाएंगे। तो वर्तमान आयु से 4 वर्ष बाद देखिए यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे 1 वर्ष पूर्व है। क्या है? 1 वर्ष पूर्व। 1 वर्ष पूर्व इनकी आयु y थी और उनकी आयु x थी। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 1 वर्ष पूर्व मतलब 1 जोड़ दीजिए वर्तमान माने के लिए, तो x+1 y+1, ये आपका वर्तमान आयु होगी। क्या होगी? वर्तमान होगी। अब क्या है? 4 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान आयु से 4 वर्ष बाद। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है साथियों, देखिए फिर से। देखिए
ये 1 वर्ष पूर्व इसकी आयु है, उसकी आयु x है, ठीक। और इनका अनुपात दिया है कितना, 5:6। तो अब हमको वर्तमान में आना है, ठीक। तो इनकी वर्तमान क्या हो जाएगी, ये वर्तमान हो गई, क्या हो गई, ये वर्तमान हो गई। तो यहाँ पे एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात इतना था। देखिए साथियों, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x, यहाँ पे 5y। चलो इसको भी बाद में देखते हैं, क्वेश्चन जो है कहीं मिस्टेक हमको लग रहा है जो है, छोड़ दी इसको, अभी आगे देखते हैं। टाइम मत खराब कीजिए, अभी इसको आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घन के एक फलक, यदि किसी यदि किसी घन के एक फलक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक। घन घन कैसे होता है, देखिए ये क्या हो गया, घन हो गया। बहुत ज्यादा डायग्राम अच्छा नहीं बना है कि आप लोग समझने के लिए दिख रहा है, ये घन हो गया। घन और घनाभ में क्या अंतर है, घन की सभी भुजा
या फलक, घन की सभी जो सतह होगी वो एक समान होगी, और घनाभ की जो सतह होगी वो आमने सामने वाली सतह जो है समान होगी। देखिए घन की सभी सतह एक बराबर होगी, और घनाभ में क्या होता है कि उसके आमने सामने की सतह जो है बराबर होगी। तो कह रहा है यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप, एक फलक समझते हैं, एक फलक मतलब एक सतह का परिमाप, क्या कह रहा है, एक सतह का परिमाप। अब घन में कितने सतह होते हैं, मान लीजिए एक कमरा जो है घनाकार है, तो कितने सतह हो जाएंगे, एक नीचे हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, दो, एक लेफ्ट राइट और एक लेफ्ट, कितना हो गया, चार हो गया। अब घन में तो 8 सतह होते हैं, कैसे, मान लीजिए जो नीचे वाली सतह होगी, ये वाली, ये वाली, ये मान लेते, इसको हम कलर कर देते हैं, ठीक, ये सतह हो गई, एक इसके नीचे वाली सतह हो जाएगी, यानी कि एक नीचे की दो सतह हो गई, दो ऊपर हो गई, कितना, दो नीचे सतह, दो ऊपर, चार हो गया, दो दाहिने तरफ, दो बाएं तरफ, तो टोटल कितना सतह हो गया, 8 सतह। वो कह रहा है 8 फलक हो, कितने फलक हो गए, टोटल 8 फलक हो गए। तो कह रहा है एक फलक, कह रहा है, कह रहा है एक फलक कह रहा है, तो एक फलक का जो है परिमाप, अब मैं बताया हूं कि जो घन होगा एक वर्ग के समान होगा, मान लीजिए एक वर्ग है, क्या है ये, वर्ग, जैसे वर्ग में सभी जो है भुजा बराबर होती हैं, वैसे घन में सभी सतह जो है आपकी फलक बराबर होंगी। तो क्या है, उसका परिमाप कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। परिमाप समझते हैं, परिमाप तो किनारे किनारे का जो है, किनारे वाला भाग, ये मान लीजिए आपका ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये कितना हो गया, 4a, यानी कि 4l, इसको रफ करते हैं, ध्यान समझिए एकदम। तो क्या हो गया, तो इसका 4l बराबर कितना हो जाएगा, 4l बराबर दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर, तो l बराबर कितना हो गया, 6, 4 छंग 24, तो भुजा का मान कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है उसका आयतन, यानी घन का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है आपका, भुजा का क्यूब होता है, क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, तो रख दीजिए, वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब कर दीजिए, बस, तो 6 छंग 36 छक्का 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर होगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलें, किलोमीटर में बदलें, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलें, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आज हम सबसे पहले बताएंगे आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन, यूनिट को कैसे बदलते हैं। देखिए यूनिट कन्वर्जन क्या है, यूनिट कन्वर्जन, देखिए सबसे पहले किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर,
फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर। क्या हो जाएगा डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेम ही हो जाएगा, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। देखिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये इधर है मैक्सिमम, इधर है मिनिमम। जब हम ज्यादा से कम की ओर जाएंगे तो हमेशा गुणा करेंगे, ध्यान समझिएगा। जब हम ज्यादा से कम की ओर जाएंगे तो गुणा करेंगे, जब हम ज्यादा वाले वैल्यू से कम की ओर जाएंगे तो गुणा करेंगे, जब कम से ज्यादा की ओर आएंगे तो भाग करेंगे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमको 1 किलोमीटर को डेसीमीटर में बदलिए, किसमें? डेसीमीटर में बदलना है। तो ध्यान देखिए, यहाँ पे 1 लिखिए और काउंट कीजिए ये 1 किलोमीटर को, और 1 किलोमीटर को छोड़ना है। क्या करना है? इस किलोमीटर को छोड़ के काउंट कीजिए, 1 2 3 4। क्या पूछा? डेसीमीटर पूछा है ना, डेसीमीटर पूछा है हमारा ये वाला। तो इस किलोमीटर से 1 किलोमीटर कह रहा है ना, तो किलोमीटर को आप छोड़ दीजिए, इसको हमको नहीं जोड़ना है, यहाँ गिनना है 1 2 3 4। तो 4 जीरो यहाँ पे क्या कीजिए आप लगा दीजिए। किसमें बदल गया ये? डेसीमीटर में बदल गया। किसमें हो गया? डेसीमीटर में बदल गया। तो 1 किलोमीटर कितना? 1 किलोमीटर बराबर 10,000 डेसीमीटर। क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर बराबर 10,000 डेसीमीटर। अगर यही कहता है 1 किलोमीटर पर कितना मिलीमीटर, मिलीमीटर कहता 2 जीरो हम और लगा देते हैं। ठीक, सेंटीमीटर कहता तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 जीरो लगा। तो यदि मान लीजिए यहीं पे जो है आपको ये कहे, अभी हम ज्यादा से कम की ओर गए हैं, अब हमको आप ये कह दे कि 1 सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में बदलिए। इसमें बदलिए, हेक्टोमीटर में कितना होगा? यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो अब सेंटीमीटर से कहाँ कह रहा है? हेक्टोमीटर में कह रहा है। अब हम कम से ज्यादा की ओर आएंगे, तो कम से ज्यादा की ओर आएंगे तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। भाग करेंगे तो हमको क्या क्या सेंटीमीटर से, इसको हमको ऐड नहीं करना है, इसको नहीं जोड़ना, गिनना है। इस वाले जो पूछा जाएगा उसको हमको नहीं गिनना है। यहां से गिनिए 1 2 3 4, 4 है तो 4 से यहाँ 1 लिख के नीचे 4 जीरो लगा दीजिए। कितना जीरो? 4। ये हमारा किस में बदल जाएगा? हमारा हेक्टो बदल जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार हमको चेंज करना है। ठीक, सेंटीमीटर में कह रहा है ना, यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे हेक्टोमीटर, यहाँ पे डेकामीटर, यहाँ पे मीटर, डेसीमीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर। यही कह रहा है ना। तो 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए, यानी कि हमको इधर से कम से ज्यादा की ओर आना है। तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले भाग करेंगे। तो 36 यहाँ पे लिखिए
और यहाँ पे सेंटीमीटर को किलोमीटर बदलिए। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 जीरो यहाँ पे आप एक के साथ, जीरो हमेशा एक के साथ बढ़ता है, 5 जीरो आप लगा दी। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, गिनती के लिए 5 जीरो। अब 5 ऊपर जो है 5 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। ऊपर कितने दशमलव लगे, 5 अंक के ऊपर। तब यहाँ पे 2 ही अंक है, तो हमको 3 जीरो बढ़ा लेना इधर, 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक हमारा हो गया, यहाँ पॉइंट लगा दी। यही आपका क्या हो गया, आंसर। यानी कि 36 सेंटीमीटर बाद कितना हो जाएगा, 0.00036 किलोमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम क्वेश्चन है, संख्या पद्धति से क्वेश्चन एक आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 11वां। यदि संख्या 42 42514563 के यदि संख्या 42514563 के प्रत्येक विषम अंक में, प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में, और प्रत्येक सम अंक से एक घटाया जाता है, एक घटाया जाता है। तो इस प्रकार बड़ी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या है। तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या है, अंतर क्या है। ठीक, यदि संख्या 42514563 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बड़ी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या है। ठीक, देखिए संख्या पर यहाँ लिख लीजिए 42514563 के प्रत्येक विषम अंक में
प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है। और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है। सम अंक में 1 घटाया जाता है। क्या जाता है? घटाया जाता है। -1 तो यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ भी -1 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, घटा दीजिए। कह रहा है सम अंक से 1 घटाया जाता है। ये सम है, यहाँ 1 घट गया 3 हो गया, यहाँ 1 घट गया 1 हो गया। अब विषम में कितना जोड़ा जाएगा? 3 जोड़ा गया, 5 3 8 हो जाएगा। यहाँ विषम है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। सम अंक में 1 घटाया जाता है ना। यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा। ये संख्या है। अब कह रहा है अब नई संख्या ये है, हमारी नई संख्या ये है। नई संख्या कह लीजिए परिवर्तन के बाद संख्या। सबसे छोटे और बड़े अंकों का अंतर पूछ रहा है। सबसे बड़ा अंक हमारा क्या है? ये है। और सबसे छोटा अंक क्या है? ये है, 1। तो 8 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 7। 7 अब क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। हाँ, क्या हो गया? 7 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? बराबर क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में क्या होता है? त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए 40 डिग्री, कोण बी और कोण बी बराबर 70 डिग्री है, तो बहिष्कोण ए का मान बहिष्कोण ए का माप क्या होगा? बहिष्कोण पूछा, क्या कर रहा है? बहिष्कोण ए। त्रिभुज बना लीजिए। ये है आपका ए है, और ये बी, और ये आपका सी। कह रहा है ए 40 डिग्री दिया है। कितना दिया है? ये दिया है आपका 40 डिग्री। बी दिया है 70 डिग्री। तो सी कितना हो जाएगा आपका? भाई त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो ए 40 हो गया, बी 70 हो गया, तो 40 70 कितना हो गया? 110। तो 180 में 110 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 7 4 11 70। 180 में अगर 110 घटा देंगे तो आपका 70 बचेगा। यहाँ पे 180 माइनस 110 तब बचेगा 70। कितना हो गया? सी कितना हो गया? 70 डिग्री हो गया। क्या हो गया? सी 70 डिग्री हो गया। अब कह रहा है ए का बहिष्कोण। किसका कह रहा है? ए का बहिष्कोण कह रहा है। तो त्रिभुज के यदि इस वाले को हम बढ़ा देते हैं, मान लीजिए ऐसे कर देते हैं, ठीक, बहिष्कोण किसे कहा जाएगा? तो इसको हम और आगे तक मान लीजिए यहाँ के ए बी सी यहाँ डी ले लीजिए। इस त्रिभुज के हम आगे बढ़ा देते हैं तो हमारा ये जो होगा बहिष्कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये वाला क्या कहलाएगा? ये बहिष्कोण कहलाएगा। तो बहिष्कोण
दो कोणों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? दो कोणों के योग के बराबर होता है। कौन दो कोण? जिसका भी बहिष्कोण पूछा जाएगा उसके पास जो कोण रहेगा, बहिष्कोण हमारा ए का पूछा जा रहा है तो इसके पास वो कोण कौन है? 40 डिग्री। तो जो पास वाला है, पास वाले कोण को हमको गिनती नहीं करना है, यानी कि पास वाले कोण को छोड़ देना है। जिसका बहिष्कोण पूछा जाएगा, मान लीजिए सी का बहिष्कोण पूछता तो हमको 70 को छोड़ देना था। अगर बी का पूछा हमको 70 को छोड़ देना चाहिए। अगर ए का बहिष्कोण पूछा तो हमको इस 40 को नहीं काउंट करना है। बहिष्कोण शेष दो भुजाओं के कोण के योग के बराबर होता है। तो हम क्या हो जाएगा? तो ए का बहिष्कोण कितना हो जाएगा? तो 70 प्लस 70 तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। ध्यान ये देना है कि जिसका भी बहिष्कोण पूछा जाएगा उसको काउंट नहीं करते, यानी कि ए का बहिष्कोण पूछा गया है तो हमको इसको नहीं काउंट करना है, हमको इसके अलावा जो दो भुजा उसको लेना है। ठीक। 80 का पूछते तो सी का हमको नहीं ना लेते। तो कितना आंसर आ गया? 140 डिग्री हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तेरह नंबर देखिए, यदि किसी वस्तु का यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य 2375 है, तो प्रतिशत हानि तो प्रतिशत हानि क्या है? प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। सीधा एसपी सीपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है? 2375 रुपया। सीपी कितना है आपका? क्रय मूल्य 2500। तो सीधा बताइए, आप किसी वस्तु को 25 रुपये में खरीदे हैं और 2375 बेचेंगे तो सीधा लाभ होगा, हानि होगा? सीधा हानि होगा। कितने की हानि होगा? कितने की हानि? 2500 माइनस 2375, तो हानि कितने को हो गई? 125 रुपये। कितने की? 125 रुपये की। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? 125 बटे में क्रय मूल्य कितना है आपका? 2500 गुणे में 100। ये जीरो कैंसिल हो गया। 25 पंचे 25 कितना आ गया? 5%। कितना हानि हुई? 5% की जो है हानि हुई। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 वाला देखिए,
एक क्रम व्यवस्था में 11 संख्याओं का औसत 11 संख्याओं का औसत 41 है। पहली 5 संख्याओं का औसत पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। छठी संख्या ज्ञात कीजिए। छठी संख्या क्या होगी? ठीक, देखिए एकदम सिंपल मेथड बताएंगे आप। एक क्रम में व्यवस्थित है यहाँ पे। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत, ठीक 41 है। पहले 11 संख्या बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत, कह रहा है पूरा 11 संख्याओं का औसत। 11 गुणे 41 बराबर 11 चौक 11, 11 चौक 44 है 45। योग 11 संख्याओं का औसत 41 थे, तो 11 संख्याओं का योग कितना हो गया? ये हमारा योग है। क्या है ये? योग है। अब कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है। पहली 5 यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5। इसका औसत कितना है? 18। पहली 5 संख्या का औसत कितना है? 18 है। तो 18 पंचे 90, इनका योग ये क्या होगा? 90। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। अंतिम 5 संख्या 1 2 3 4 5, ये 5। अंतिम 5 संख्या का औसत कितना हो गया? 64 है। तो योग कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 2 32। ये जो हमारा आया है योग आया है। 11 संख्याओं को योग इतना दिया है, पहली 5 संख्याओं का इतना दिया है, पहली अंतिम और इतना दिया है। टोटल 11 संख्या है। यदि पहली 5 संख्याओं को जोड़ के पहली 5 संख्याओं का योग जोड़ लें, अंतिम 5 संख्याओं का योग जोड़ लें, दोनों को जोड़ करके अब कुल 11 संख्याओं में से इन दोनों को घटा दें, तो जो बचे कौन बचेगा? छठा। वही छठा पूछा है आपका, तो छठी संख्या लिख लीजिए यहाँ पे। छठी संख्या और कितना हो जाएगा? 90। छठी संख्या कुल योग कितना है? 451। माइनस में इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 9 2 11 3 1 4, 410 घटा दीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा आप लोगों को।
51 में 410 घटा दीजिए, तो ये हो गया 1, यहाँ हो गया 4, 41 आ गया। कितना गया? 41। कितना आ जाएगा आप लोगों का? 41 आंसर आ गया। ठीक, एकदम सिंपल समझ में। इसका आंसर कितना हो गया? 41। तो यहाँ क्या हो गया देखिए, कुल 11 संख्या का औसत 41 दिया है। 11 संख्या बना ली। पहली 5 संख्या का योग निकाले 90, अंतिम 5 संख्या का योग निकाले 320। पहली 5 संख्या अंतिम 5 संख्या जब जोड़ देंगे और यहाँ जो बचेगा यही छठवां आंसर हो जाएगा आपका। तो पहली 5 संख्या अंतिम 5 संख्याओं को जोड़ने पर 410 आ रहा है। अब कुल कितना आ रहा है? 451 आ रहा है। 451 में 410 घटा दोगे, जो 41 आया, ये आपको कौन संख्या हो गई? छठी संख्या हो गई। क्या हो गई? छठी संख्या हो गई। तो साथियों, आज हम लोगों ने देखा कि ग्रुप डी के पेपर 2022 में हुआ था, और 2022 में जो हुआ था 17 अगस्त 2022 जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का। तो फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग अभी मैथ का पोर्शन देख रहे हैं। तो मैथ वाले में कितना 20 क्वेश्चन आता है ना। 25 हो गया रीजनिंग, 20 मैथ, 45 20 25 साइंस। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं उसमें? जो है टोटल सब क्वेश्चन होते हैं इसमें। 25 आपका साइंस हो गया, 25 मैथ हो गया, 30 रीजनिंग हो गई, 30 80। अब 20 क्या हो गया आपका? जनरल नॉलेज। ठीक, तो इसमें जो 25 क्वेश्चन मैथ के थे, लगभग आज हम लोगों ने लगभग 14 या 15 क्वेश्चन, मान ली 14 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें, इस सेट में मैथ वाला क्वेश्चन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब फिर जब ये मैथ का कंप्लीट हो जाएगा तो इसी 22 जुलाई का पेपर जो रीजनिंग का पोर्शन, रीजनिंग भी हम लोग जो है आपको बताएंगे। तो अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, इसलिए क्योंकि हमको क्वेश्चन भी लिखना पड़ रहा है। तो आगे देखते हैं कि बुक वगैरह अगर आप लोगों के पास हो जाएगी तो डायरेक्ट सीधा आंसर बताया करेंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक, और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस आरएमडी क्लासेस को जो है फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि हाँ ये कंटेंट सही है या कुछ और सुधार होने की ज़रूरत है, सुधार करें। ठीक, आप लोग चैनल पे जो है नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस करिए, ताकि कोई हम वीडियो नई डालें तो आप लोगों तक सूचना जो है पहुंच जाए। तो ठीक है साथियों, आज यहीं तक। बाय बाय, जय हिंद। एक सूचना साथी और है कि जितना भी 2022 का क्वेश्चन पेपर जो है, 2022 में जितना भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें जितना भी सेट है, आप लोगों का आगामी जो एग्जाम होने वाला है, प्रयास करेंगे अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको हम करा दें। यदि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो उससे जो है काफ़ी आप जो है अपना मार्क्स बढ़ा लेंगे। आप जो है उससे बहुत आपको जो है सुधार होगा। तो आप लोग जो है आज यहीं तक जो है, आप लोग जो है चैनल को बिल्कुल जो है सब्सक्राइब कीजिए और इसको वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। ओके साथियों, आज यहीं तक। जय हिंद।